Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे. Wish you well and everything else. 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 ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे. मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोगों के साथ? ग्रेट 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 ग्रेट. साथियों, आज बहुत एक्साइटमेंट का दिन है और रियली में मैं भी आज पहली बार अरशद भाई को सुनूंगा. मैंने इनकी बहुत बार स्टोरी सुनी, कई बार मुझे फॉरेन कंट्री में मिले, मैंने इनके साथ कई बार सेल्फियां खिंचवाई. एक बार मैं इनका इवेंट करने के लिए गया था गोरखपुर में, वहां से बहुत इंस्पायर हुआ इनसे. अभी हम लोगों ने एक साथ में एक वर्कशॉप करी थी लखनऊ के अंदर, वहां पर भी मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ इनसे. और सो नाइस. मैं बहुत दिन से मैं कोशिश में था, प्रयास में था कि मैं किसी तरीके से एक बार इरशाद भाई को मैं आप सब लोगों के साथ में रूबरू कराऊं, आप सब लोगों से मैं मिलने का मौका दूंगा. सो दोस्त, आज वो दिन आ गया है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. क्या आप लोग भी एक्साइटेड है? चलिए दोस्त, जो साथी पहली बार आए होंगे उनके लिए मैं बताना जरूर चाहूंगा. दोस्त, मेरा नाम तेजेंद्र राणा है और मैं फिलहाल मेरठ में रहता हूं. आज से तकरीबन 8-8.5 साल पहले मैंने वेस्टीज के इस बेहतरीन बिजनेस को शुरू किया था. आप ही की तरह मुझे भी मेरे अपलाइनों ने इस बिजनेस के बारे में बताया, आप ही की तरह मुझे भी कई बार इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया, मैं गया और मुझे अपना फ्यूचर यहाँ देखने को मिला. फ्यूचर में मुझे लगता था कि ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो बिजनेस है जहां से लाखों रुपए महीने की अर्निंग की जा सकती है. और दोस्त, मैं लकी था कि परमात्मा ने मुझे उस समय बुद्धि दी, मैंने इस बिजनेस को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने करना शुरू किया. आप ही की तरह शुरुआत में मेरे भी रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थे, बट कंटिन्यू मैं करता रहा, कंटिन्यू मुझे रेस्पॉन्स मिलते रहे और आज परिणाम ये है दोस्त, लाखों रुपए महीने की इनकम. एक व्यक्ति के जो ड्रीम्स होते हैं, लाखों की इनकम, गाड़ियां, विदेश यात्राएं, घर, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग दोस्त यहाँ से अचीव करने का मौका मिला. और दोस्त, मैं आज का आपका सब लोगों का बहुत दिल से और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत करता हूं. तो मैं जरूर चाहूंगा, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सबने वीडियो ऑन करके रखा है. मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, वीडियो ऑन कर कर बैठे ताकि आपको देखने में हमें भी मजा आए. जो खोल सकते हैं उनको जरूर खोलनी चाहिए और डायरी और पेन लेकर आज जो आपको बातें सीखने को मिलेगी, आज आप जो जानेंगे और जो सर से इंस्पिरेशन मिलेगी वो जरूर आप लोग अच्छे से नोट कर लेना. मैं ज्यादा बाधाएं बीच में ना बनते हुए मैं बहुत जल्दी आपको रूबरू कराने वाला हूं. तब तक मैं आप लोगों को देख रहा हूं. दोस्त, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बीरबल सिंह जी, शेखर जी, युदित सिंह और मैनी मैनी लीडर्स, बबलू कपूर जी जो सामने मैं फ्रंट पे देख पा रहा हूं, प्रमोद शर्मा जी, अकीला जी, ग्रेट प्रदीप कुमार जी, अभिषेक राठी जी, क्या बात है, अमन गुप्ता जी. चलिए दोस्त, मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं अगले 40 से 50 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं. तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा अपने काबिल दोस्त. और एक कहानी, एक स्टोरी, आज वेस्टीज के अंदर कोई भी मीटिंग, कोई भी इवेंट होती है, उस हर मीटिंग, हर इवेंट के अंदर उनकी स्टोरियां सुनाई जाती है. आज से पहले मेरे मुंह से या बहुत सारे लीडर के जबान से आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी. आज मौका है उस स्टोरी के साथ आज रूबरू होने का. तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते मैं बीच में बुलाना चाहूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट, क्राउन डायरेक्टर, अपने आप में एक कहानी, एक मिसाल, एक इंस्पिरेशन,
मैं बुलाना चाहूंगा अरशद अहमद जी। अरशद अहमद जी, आपका स्वागत है आज वेस्टीज मेरे इस परिवार के अंदर, और हम सब लोग बेकरार है आपसे मिलने के लिए। अरशद जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अगर आप मुझे आवाज सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज अरशद भाई। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इरशाद भाई, स्वागत है आपका आज के इस प्रेजेंटेशन में, आज के इस परिवार के अंदर, और रियली में बहुत इंप्रेसिव है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज आपको सुनने के लिए। सर ओवर टू सर। थैंक यू। मेरी आवाज आप सबको प्रॉपर मिल रही है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत बेहतरीन आवाज आपकी आ रही है। चलिए, सबसे पहले तो मैं सर आपका थैंक्सफुल हूँ कि आपने मुझे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपकी टीम के अंदर आऊँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे, इन तमाम लोगों से बातचीत करूं और लोगों की ज़िंदगी में एक खुशियां, एक रोशनी भरने का काम करूं। आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं इसके लिए आपका कार्डियली थैंक्सफुल हूं, और आपकी तमाम टीम्स के लोगों का मैं थैंक्सफुल हूं कि आप सब ने मुझे इस काबिल समझा। ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म की ही देन है कि मुझ जैसे लोग भी एक मकाम हासिल कर पाए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गोला बाजार से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सिस्टम को पिछले तकरीबन 9 सालों से सीखते हुए और लोगों को सिखाते हुए एक्टिवली प्रमोट कर रहा हूँ। सिस्टम में मैं भी क्राउन डायरेक्टर हूँ और हाउस फंड अचीवर हूँ, कार फंड अचीवर हूँ, ट्रैवल फंड अचीवर हूँ। ट्रैवल फंड के बदौलत मैंने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, स्टार क्रूज, इन सारी जगहों का सफ़र किया है। ना कि मैंने सफ़र किया है, बल्कि मेरी टीम से भी बहुत सारे लोगों ने फॉरेन टूर का मज़ा लिया है। कार फंड की बदौलत आज मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। मैं खुद तो कार चला सकता नहीं, लेकिन आज 2-2 कारों का मालिक हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने बैकग्राउंड के बारे में। और मेरी पैदाइश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। मेरी परिवार के अंदर जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय तो बहुत खुशियाँ थीं, लेकिन जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मेरे परिवार के अंदर बहुत बड़ी ट्रेजेडी गुजरी। कुछ आपसी तालमेल बिगड़ा लोगों का, और उसकी वजह से परिवार में बहुत बड़े चैलेंज आए, जिसको करके मेरे जो फादर थे उनका कारोबार बर्बाद हो गया, और 1984 के समय में उनको तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उनके काम धाम बहुत डिस्टर्ब हुए। 1985 में जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी, तब मेरी मम्मा को टीचर की जॉब मिली, और वो एक गवर्नमेंट जो है टीचर हो गई। जूनियर हाई स्कूल में वो पढ़ाती थी। हम सब का बचपन उन्हीं के साथ पला बढ़ा। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो मेरी मम्मा के स्कूल से ही हुई, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का 10+2 मैंने पास किया और बीएससी करने लगा। जैसा कि हर परिवार में होता है, हर मध्यम वर्गीय परिवार में एक सपना होता है कि जब परिवार की दिक्कतें बढ़ती हैं तो लोग उम्मीद अपने बच्चों से लगाते हैं, हाँ या ना? तो हमारे परिवार में भी ये उम्मीद लगी कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और एक अच्छा मकाम हासिल कर लेगा। कुल मिला के हम लोग 7 भाई बहन थे, हैं अभी भी। और जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा सपना था कि हम एक डॉक्टर बने। लेकिन जब मैं हाई स्कूल पास कर लिया तो मैंने अपनी माताजी से बात कही, तो मेरी मम्मा ने कहा हाँ तैयारी करो। लेकिन जब मैं आगे पढ़ा और जब 10+2 कर लिया तो मैंने उनसे कहा मुझे सीपीएमटी की तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा और उसमें इतना पैसा खर्च आएगा। तब मेरी मम्मा ने मुझको एक बात समझाई कि हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम तुमको डॉक्टर बना लें और किसी और को कुछ कर लें, क्योंकि अगर हम तुमको पढ़ाएंगे तो बाकी बच्चों के शिक्षा का क्या होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल की टीचर, परिवार की सबसे बड़ी मुखिया, सबसे बड़ी जिम्मेदार,
और उनके लिए शायद ये संभव नहीं था। बचपन का दिन था, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। और मैंने उस वक्त जो है अपने आप से एक प्रण कर लिया कि जीवन में कुछ भी कर लेना है, जिंदगी को बड़ी करनी है, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि मैं नौकरी को बुरा मानता हूं, सॉरी। तो मैं नौकरी को बुरा बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी जो जीवन मेरा इतना बड़ा हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान नौकरी का ही है। बिल्कुल नौकरी करना चाहिए। अगर आप जीविकोपार्जन के लिए जिंदा रहना चाहते हैं तो आपके लिए नौकरी एक सबसे अच्छा रास्ता है। और नौकरी से आप जिंदगी जी तो सकते हैं, जिंदगी काट तो सकते हैं, लेकिन अपनी चाहतों वाली जिंदगी नहीं जी सकते हैं। आप अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं दे सकते हैं जो आपके बच्चों का की चाहत होगी। तो आप जिंदगी काट सकते हैं, ये बात मुझको समझ में आ गई थी तकरीबन 16 साल की उम्र में। परंतु मुझे लगता है कि शायद उस परमात्मा को, उस रब को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई और मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, मेरी आंखों से पानी आने लगा। और तब डॉक्टरों का ये मानना था कि शायद ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे मेरी आंख की रोशनी घटने लगी, चश्मा काम नहीं करने लगा और आगे चलते हुए मेरी आंख से दिखाई देना बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जिसने दुनिया देखी है, अगर उसको दिखाई देना बंद हो जाए तो उसको तो बहुत मजा मिलेगा, है कि नहीं? मजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जिंदगी में वैसा ही मजा मेरे साथ आया और बहुत अजीब फील होने लगा। मुझे लगा यार क्या हो गया। और जब मेरी आंख की रोशनी चली गई तब मुझे ये बात समझ में आई कि उफ, जिंदगी में सब कुछ चला गया। मेरे जितने दोस्त, मेरे जितने लोग थे, रिश्तेदार थे, सब बड़ा उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिए। लोगों ने मुझे बेचारगी भरी बात करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ओफ बेचारा, और तरह तरह की बात लोगों ने करनी शुरू कर दी, जिसने मुझको और झंझोड़ के रख दिया। और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। मैं तकरीबन 5 साल तक बंद कमरे में रहने लगा। मुझे लगा जिंदगी बहुत खराब है और बहुत अजीब सी कंडीशन है, जो जिसको जो नहीं कहना चाहिए था वो कहने लगा। जिंदगी में बड़ा मायूसी आ गई, निराशा आ गई और फिर मैंने मन में अजीब अजीब से विचार पैदा होने लगे। लगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए और मैंने इसके लिए प्रयास भी किया, क्योंकि मुझे जिंदगी से प्यार रह नहीं गया था। मुझे लगा यार जिंदगी कुछ है नहीं और इस तरीके से जिंदगी चलती रही। जब 5 साल गुजरा, बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे चीजों को दिखा लिया, तो एक डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उसने कहा बेटा बहुत अफसोस है कि तुम्हारी आंख खराब हो गई और इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज है नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि तुम्हारी आंख खराब तो हो गई है, लेकिन तुम्हारी सूरत नहीं खराब हुई है। बहुत सारे लोगों को आंख के दर्द के नाते उनकी आंख की जो शेप है वो बिगड़ जाती है और बहुत सारे लोगों के जो है आंख में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो उस परमात्मा ने एक काम किया है कि तुम्हारी सूरत नहीं बिगाड़ी है, लेकिन अफसोस है मुझे कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उसने ये बात मुझे बताई, समझाई, उसने बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया और मैं हिंदुस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा होगा जिसको मैंने दिखाया नहीं। चेन्नई हुआ, दिल्ली हुआ, इंदौर में हार्डिया इंस्टीट्यूट हुआ, या
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट अलीगढ़ हुआ। मैंने कुछ विदेशी डॉक्टरों को भी कांटेक्ट किया, जिसमें जापानीज डॉक्टर थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, जर्मन के डॉक्टर्स थे। उन सबों ने भी ये बात तय कर दी कि ये बीमारी लाइलाज है और ये ठीक नहीं होने वाली है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं अपने आप को खत्म कर लूं और या तो फिर जिंदगी को जीऊं। अब जिंदगी को जीने में भी मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं लोगों के सामने रो रो के गुजारूं और लोगों से कहूं अरे भाई क्या बताऊं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई वो ट्रेजेडी हो गई, और कुछ मदद करो, या मैं अपनी जिंदगी को एक चैलेंज के रूप में लूं और कुछ ऐसा करूं कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं पहला ऑप्शन चुनना नहीं चाहता था और मैंने चुना भी नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में बचपन से भूखे रहना पसंद करता था, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता था। मैं बचपन से चैलेंज लेना पसंद करता था, लेकिन कभी किसी के सामने प्रॉब्लम नाम की चीज को लेकर के रोना नहीं चाहता था। तो ये जो हमारी चीज थी, ये जो हमारी समझ थी, और ये जो बचपन की चाहत थी, बचपन के सपने थे, उसने हमको इन पहले वाले रास्ते पे जाने से रोक दिया। अब मेरे घर वालों ने मुझसे कहा जाओ नौकरी कर लो। मैंने कहा मैं नौकरी करना नहीं चाहता। तब लोगों ने कहना शुरू किया, अरे जब आदमी को बैठे बैठे खाने को मिलता है तो आदमी काम क्यों करे। आप में से कुछ लोगों को भी ये वर्ड सुनने को मिला होगा, मुझे भी ऐसा ही मिला। बहुत अच्छा नहीं लगा, और इस नाते मैंने उनके प्रेशर में कुछ इंटरव्यू के लिए गया, और मैं इंटरव्यू में जाकर के मेरे पास एक आई लेटर रेलवे से, और मेरी माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा बेटा पढ़े लिखे हो, नौकरी मिल जाएगी, पैसा आएगा, जिंदगी आराम से कट जाएगी, शादी हो जाएगी, तो कोई हमसफर मिल जाएगा जो साथ देगा। और मेरे पापा कहते थे, और मैं जब उनसे कहता था कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, तो मेरे पापा कहते थे बेवकूफ हो, तुमको दिखाई देता नहीं है, कौन पढ़ी लिखी लड़की तुमसे शादी करेगी। तो ये तरह तरह की बातें थीं और तरह तरह की लोगों के ख्यालात थे, और मैं इन तमाम जद्दोजहद से उलझ रहा था, चल रहा था। मैं इंटरव्यू देने आया, मैंने इंटरव्यूअर से एक बात पूछी कि इसमें ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। तो उसका जो जवाब था वो बड़ा अनसेटिस्फैक्शन वाला था मेरे लिए। उसने कहा गवर्नमेंट आप लोगों को ये जॉब इसलिए दे रही है ताकि आपकी जिंदगी आराम से यहाँ कट जाए, ये तो एक तरीके से दया भाव वाली नौकरी है और आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए सरकार जो है आपके जीविकोपार्जन के लिए एक रास्ता बना रही है। मैंने कहा भाई साहब हम भी यहाँ ड्यूटी करेंगे, दया किस बात की है। कहा अरे आप क्या ड्यूटी करेंगे। मैंने उनसे समझा बूझा और फिर मैंने पूछा ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, तो उसने कहा आप जीएम थोड़े बन जाएंगे। अरे जहां है 4th ग्रेड में आए हैं, 4th ग्रेड में रहेंगे। और फिर मैंने वहां से निर्णय लिया कि अब इस काम को नहीं करना है, यहाँ पे हमको कुछ आगे नहीं करना है, नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है। मैं घर चला गया। घर गया तो बहुत प्यार से लोगों ने बातें समझी, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी में जो सुनना था वो सुन लिया। बड़ा मजा भी आया होगा। घर में जाके अकेले में खूब रो भी लिया। और फिर मैंने अपनी माँ से एक बात कही कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा, क्योंकि मैं और लोगों को देखता था, समझता था कि नौकरी करने वालों से बिजनेसमैन की जो जिंदगी है वो अच्छी होती है। ये मेरी उस वक्त की समझ थी। और हम बिजनेस समझते किसको थे, जो हम लोग दुकान खोलते हैं ना, छोटी मोटी दुकान, उसको हम समझते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
आप में से भी ज्यादातर लोग यही समझते होंगे कि एक छोटी सी दुकान खोल ली तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। बाद में समझ में आया कि बिजनेसमैन होता क्या है। तो मैंने एक दुकान खोली रेडीमेड होजरी आइटम की, 2-2.5 साल तक उसको चलाया। उसपे भी बहुत सारे कीड़ा कांडी हुए, जो ऑन स्क्रीन बोलना ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो उसके साथ जो है दुकान पे कीड़ा कांडी होता होगा कि नहीं। तो बहुत सारे दाएं बाएं सामान हो जाते थे फिर भी। लेकिन मैंने एक बात वहां समझ ली कि भाई मैं जो चाह रहा हूं वो यहां से हासिल होने वाला नहीं है। ये भी एक तरीके की नौकरी ही है, जहां सुबह 8 बजे से नौकरी शुरू की जाती है और रात को 8-9 बजे तक नौकरी करनी पड़ती है। और यहाँ भी आप, वहां तो ये है कि आपको छुट्टी मिल जाती है, वहां तो ये है कि बधी बधाई तनख्वाह मिल जाती है। यहाँ तो ये भी नहीं है कि आपको एक फिक्स इनकम मिल जाए। बहुत सारे लोग इसी से डर जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी लगा कि यहाँ ग्रोथ के चांसेस भी हैं। लेकिन जब 2-2.5 साल पुरानी बात हो गई तो समझ में आ गया, और फिर मैंने घर वालों से बात कही, भाई ये हम दुकान चला नहीं पाएंगे, ये हम इस काम को करेंगे नहीं, इसमें हमको मजा मिल नहीं रहा है। अब हुआ क्या कि हिंदी अंग्रेजी में जिसको जो कहना था उसने सब बात कह दी, और बड़ा अजीब सा लगा। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हाँ, इंसान को अब बैठे बैठे खाने को मिलेगा तो दिक्कत क्या है। फिर मैंने कुछ और भी काम किए और उसके बाद एट लास्ट मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो है इंग्लिश स्पीकिंग, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला। तकरीबन 4-5 साल तक उस इंस्टीट्यूट को मैंने चलाया और एक बात समझ में आ गई उस इंस्टीट्यूट को चला करके भी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। और वहां भी एक बात समझ में आ गई कि जैसी जिंदगी मैं चाहता था वैसी जिंदगी वहां से भी मिलने वाली नहीं है। और तभी एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा एक बात कि मम्मा, लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि मुझे शौक था अमीर बनने का, मुझे शौक था अपनी एक पहचान बनाने की। मेरी एक चाहत थी, है और मरते दम तक रहेगी। मैं ये चाहता हूं और चाहता रहूंगा कि मेरी जिंदगी में मेरी पहचान मेरे नाम से हो, मेरे माँ बाप की वजह से नहीं। और अगर मेरे माँ बाप कहीं जाएं तो लोग उनको मेरी वजह से पहचाने, ना कि उनकी वजह से लोग मुझे पहचाने। और आप यकीन मानिए मैं अपने इस सपने में सफल हो गया, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की जिंदगी में ही ये काम करने में कामयाब हो गया कि जब वो कहीं जाते थे तो लोग उनको देखते थे तो कहते थे, अरे ये इरशाद सर के पापा हैं, ये इरशाद सर की मम्मी हैं। और मुझे जब वो लोग आके बताते थे कि हाँ मैं आज इधर से जा रहा था, आज जो है उस इलाके से गुजर रहा था, तो मैं स्टैंड पे उतरा तो मुझे 2 लोग मिले और उन्होंने बड़ा इज्जत किया, बड़ी चाय पिलाई। कौन लोग थे वो लोग तुमको जानते हैं और ऐसे ऐसे। तो मुझे लगा कि जो चीज मैं चाह रहा था वो खुशियां मेरे माँ बाप को मैं दे पाने में कामयाब हो गया। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि जिस दिन आप कामयाब होते हैं, आप यकीन मानिए आपके माँ बाप से ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होती है। शायद उतनी खुशी आपको भी नहीं होती होगी जितना खुशी आपके माँ बाप को होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी आगे बढ़ती रही। तब इंस्टीट्यूट चलाते चलाते मेरी माँ ने एक बात कही, जब मैंने ये सवाल पूछा। हेलो, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कट गया क्या? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी जी। तो जब मैं ये बात समझा, राणा भाई यही दिक्कत है मेरे साथ, थोड़ा सा चैलेंज यही है, हमको दिखता नहीं तो समझ में आता नहीं कि स्क्रीन पे लोग हैं कि कट गया मेरा कनेक्शन। नहीं नहीं नहीं, है ब्रदर, है बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम लोग। चलिए,
तो माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जब मैंने अपनी माँ से ये सवाल पूछा और ये बात समझी, तो उन्होंने जो बात कही वो आम तौर से मुझे लगता है कि आम हिंदुस्तानी जो 90% हिंदुस्तानी हैं, उनके घर के लोग जवाब यही देते हैं। वहां से जवाब मुझको जो मिला वो जवाब ये था कि देख बेटा, ऐसा है, ईमानदारी से काम करके अमीर नहीं बना जा सकता है। तो मुझको देख ले, मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूं। तो ये जितने लोग अमीर हैं वो सब कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो 2 नंबर का काम करते हैं, कुछ ना कुछ चोरी करते हैं, तभी वो अमीर बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, मुझे ये समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जानता था, और उनका नाम मैंने जब पढ़ाई की थी तो पढ़ रखा था कि वो बहुत अमीर थे, और उनके बारे में ये भी पढ़ा था मैंने कि वो बहुत ईमानदार थे, बहुत मेहनती थे, बहुत लोगों की मदद करने वाले थे। तो एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो फिलॉसफी है ये सही नहीं है, और मैं इसी प्रश्न की तलाश में खोज रहा था, ढूंढ रहा था, अपने इंस्टीट्यूट पे बैठा रहता था। तो लोगों से भी, टीचरों से भी, या जो कोई इस तरह का आदमी मिलता था तो उससे भी मैं ये जब सवाल पूछता था, तो अक्सर लोगों से सवाल पूछता था। और एक इंसान थे हमारे यहाँ जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और उनका मेन में क्वालिफिकेशन भी हो गया था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा सर आपको क्या लगता है अमीर इंसान कैसे बनता है? तो उन्होंने बहुत सीधा साधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक लाइन जो मुझको बताई वो बहुत शानदार लाइन थी, जिसको आज भी मैं पकड़ के रखता हूं। उन्होंने कहा था कि इरशाद बाबू, एमलेस वर्क इज अ वर्थलेस। लक्ष्य विहीन कार्य बेकार होता है। यानी अगर आपके जीवन में किसी बात का लक्ष्य नहीं है तो आप बेकार हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने एक बात कही, कहा इरशाद साहब, अगर आप अमीर बनने की बात करते हैं तो जब तक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, यानी जब, उन्होंने देहाती भाषा में एक बात कही कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यानी उनका कहने का मतलब था कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आमदनी आपको बड़ी आएगी। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो बहुत ठंडे दिमाग से बात समझी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया, क्योंकि मुझे लगा यार उतनी बड़ी पूंजी तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहां से कुछ कर पाएंगे। और मेरा अपना विश्वास बनता चला गया, मेरा अपना ये मानना है कि ढूंढने से खुदा मिलता है, आप दिल से खोजिए तो। और यही तलाश में जारी रखा, तभी मुझे एक बात समझ में आई, किसी ने मुझको ये बात बताई कि जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। अब ये बात जब मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने जो मुझे बताया, उनके हिसाब से था कि अगर आप कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या ये सब कुछ काम करते हैं जहां पे आपके साथ एक ग्रुप काम करता है तो आप अमीर बन सकते हैं। और वो सब जब मैंने समझा तो आप जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ जो भी लोग 300 के आसपास की संख्या में बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों के पास नॉलेज है, कितने लोगों के पास एक्सपीरियंस है, कितने लोगों के पास 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपए की पूंजी है, या उनका क्रेडिट स्कोर इतना बढ़िया है कि आज की कंडीशन में कोई बैंक उनको 25-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया लोन दे देगा। चौथी बात, क्या उनके पास लोग हैं? पांचवी बात, क्या उनके पास मार्केट की समझ है? और जब ये सब नहीं है आपके पास, तो क्या आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाएंगे? शायद इतना आसान नहीं होगा। और जिन लोगों को आप के लोग उदाहरण देते हैं,
कि फला को देख, फला को देख। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपसे अगर कोई कहता है इरशाद को देख, तो मैं आपको कहूंगा इरशाद को मत देखिए। इरशाद ने क्या किया है उसको देखिए, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तेजेंद्र राणा को मत देखिए, तेजेंद्र राणा ने क्या किया है उसको देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि तेजेंद्र राणा को देखने से अगर आपकी जिंदगी बदलती ना, तो आप तो जो उनके भाई होंगे, जो उनकी बहन होंगी, जो उनकी बीवी होगी, जो उनके बच्चे होंगे, जो उनके माँ बाप होंगे, वो तो रोज 24 घंटा तेजेंद्र राणा को देखते होंगे। फिर उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? तो एक सीधी सी बात है, अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आप उनको मत देखिए, उन्होंने क्या किया उसको देखिए। और जो किया अगर वही काम आप करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गौतम बाली को देखने से हम गौतम बाली नहीं बन जाएंगे, सिद्धार्थ सिंह को देखने से हम सिद्धार्थ सिंह नहीं बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई थी मुझको उस दिन, और तब मुझको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मैं जाना तो मुझे लगा यार कैसा काम है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा, यार ये कैसा काम है, ऐसा कैसे हो गया। बाप दादा प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, आज तक तो उनकी जिंदगी बदली नहीं, तो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है। तभी धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, डायरेक्ट सेलिंग को जानना शुरू किया, और उसी बीच मैंने 72 कंपनियों का प्लान देख डाला। अब आप सोच रहे होंगे भाई मुझे दिखाई तो देता नहीं, मैं देखा कैसे? तो मैं यकीन मानिए, मैं जो देखता हूं वो आप नहीं देख सकते। और यही वजह थी कि 71 कंपनी मुझको अपने अंदर ज्वाइन नहीं करा पाई। एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि साहब आप घोर निगेटिव आदमी हैं, आप नेटवर्किंग क्या करेंगे? हम के भाई साहब हम जो हैं वो अपने लिए हैं, हम आपसे तो कोई निगेटिव बात करने। कहा भाई साहब आप तब से तो नेटवर्क की निगेटिविटी ही की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जो समझिए। तभी माय डियर फ्रेंड्स मुझे वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे भाई, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, उनके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जब मैं उनका नाम लूं तो उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर रमेश नारायण राय, जो आज डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, उनके जरिए से मुझे इस मार्केटिंग प्लान को जानने का, समझने का, सीखने का मौका मिला। इस प्लान को मैंने समझा, सीखा। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, भाई मुझको तो दिखाई देता नहीं, मैं इस काम को करूंगा कैसे? आप यकीन मानिए, आपकी अपलाइन, आपको जो ये बिजनेस प्रमोट करने आया है, वो आपके लिए वो बात कहेगा जो आज तक आपने किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई ये किसने कह दिया तुमको दिखता नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे? भाई तुमको दिखता नहीं है, तुम जानते हो। जिसको प्लान बताने जा रहे हो थोड़े जानता है कि तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस तुमको प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है, और मुंह तो है ही है। और आज तो वेस्टीज में प्रूव हो चुका है भाई साहब, लोग दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, लोग गूंगे हैं, लोग हाथ नहीं है, लोगों के पास पैर नहीं है, लोग गरीब हैं, लोग मजदूर रहे हैं, लोग ईंटा भट्ठे पे ईंटा पाथ रहे थे, कोई ड्राइवर था, कोई ऑटो चला रहा था, सबकी जिंदगी बदली है। यानी हर प्रोफाइल के लोग यहां पे जीरो से हीरो बने हैं। मैं आया, वेस्टीज का प्लान समझा, मैं अपने परिवार में अपनी मम्मी के पास गया और वहां पे उन लोगों से मैंने बातचीत किया, मैंने समझा, और जैसे ही मैंने उनसे बात कही वो सब लोग भड़क के फायर हो गए। क्योंकि मैंने दुकान बंद की थी, अब इंस्टीट्यूट चला रहा था। उनको लग रहा था जिंदगी बहुत मजे में है, मुझे लग रहा था जिंदगी बहुत खराब है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जो सच्चाई थी वो मैं जानता था, और उस इंस्टीट्यूट में धीरे धीरे मैं 12 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। बहरहाल मैंने उनको वेस्टीज का प्लान के बारे में सब कुछ बताया, वो लोग भड़क गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में एक डिसीजन हुआ, मैंने कहा कि भाई मुझे 1 साल अपनी मर्जी का जिंदगी जी लेने दीजिए,
मैं करके देखता हूं, अगर मैं कामयाब होता हूं तो ठीक है, और अगर नहीं कामयाब होऊंगा तो आप जहां कहिएगा मैं वही काम कर लूंगा। तो उन लोगों ने एक शर्त रख दी कि ठीक है जाओ, तुम अगर अपनी मर्जी के मालिक हो तो जाओ कर लो, लेकिन आज के बाद 1 रुपया किसी से मांगना नहीं। और आप यकीन मानिए, वो दिन और आज का दिन मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं। मैंने डिसीजन लिया वेस्टीज करना है, और 1 साल का टाइम उनको दे के लिया था, तो मुझे 1 साल में प्रूव करना था। मेरे पास पैसा था नहीं कि मैं वेस्टीज करूं। 60 रुपए सिर्फ मेरे पास थे जब मैंने इस प्लान को समझा था। 12 लाख का मेरे ऊपर कर्ज था। मैंने सब कुछ कर लिया और लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बातचीत किया, और पहले महीने मैंने ज्वाइनिंग करने के साथ ही एक अच्छा शुरुआत किया। जो है करीब करीब मैंने जो है 8,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल आउट किए बिना पैसे का, और उस तरीके से मैं पहले महीने करीब करीब 2-2,500 रुपए प्रॉफिट कर पाया, और फिर उसी से अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। चौथे महीने मैंने सिल्वर किया। आपको क्या लगता है बड़ा आसान था मेरे लिए सिल्वर करना? माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं लोगों के पास प्लान देने जाता था तो लोग कहते थे खुद तो दिखाई देता नहीं, आप दूसरों को क्या दिखाएंगे। एक बार मोटरसाइकिल से चोट लग गई, मैं गिर गया, मुझे लगा कि अब तो मेरे पैर टूट गए, लेकिन मालिक का करम कि मैं उससे उठा, फिर गया प्लान देने, और इस तरीके से चौथे महीने सिल्वर किया। धीरे धीरे काम बढ़ाता गया, बहुत शिद्दत के साथ काम करता गया, और काम करते करते मैंने जो है बहुत ठोकरें खाई। 2 बार मोटरसाइकिल से मुझे चोट लगी। मैं भी चाहता तो काम छोड़ सकता था। मैं सोचता यार क्या काम करना है, इसको हटाओ, बंद करो। इससे बढ़िया तो आराम से इंस्टीट्यूट में बैठ के जिंदगी चल रही थी, कोई रिस्क तो नहीं था। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये डिसीजन मेरा था, मेरे परिवार का नहीं था, इसलिए मैंने ये सारी घटनाएं कभी परिवार के साथ जिक्र भी नहीं किया। रात दिन लगा रहा, और आगे चलते हुए मैंने 8वें महीने सिल्वर किया, और चौथे महीने सिल्वर किया। 8वें महीने जो मेरी चेक थी सिल्वर लेवल पे ही 25,000 रुपए को क्रॉस कर गई। 12वें महीने मैंने जो है इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म से 50,000 रुपए की आमदनी किया। उस समय मेरा लेवल गोल्ड का हो गया था। क्या बात है, बहुत और बढ़िया। तब माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा सोच के देखिए, मैं उस समय अपनी मां के पास आया और मैंने कहा मम्मा 1 साल का हमारा आपका बात पूरा हुआ, और ये 1 साल की हमारी प्रोग्रेस है। अब आपको क्या लगता है मुझे ये काम आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मां ने जो मुझे बात कही, वो बात मेरे लिए 50 लाख से ज्यादा थी। उन्होंने कहा बेटा 32 साल की नौकरी करके कभी मैंने 1 महीने में 30,000 से ज्यादा अर्न नहीं किया है। ये तुम्हारा काम बड़ा शानदार है, जो 1 साल में तुमको 50,000 रुपए महीना देता है। इस काम को ढंग से करते रहो, तुम्हें चाहे कोई तुम्हारे पापा भी कहें इस काम को छोड़ना नहीं, और एक समय आएगा जब तुम इस काम से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे। लोग भूल जाएंगे कि तुमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, और कोई तुम्हारे शर्ट की बटन बंद करने को तैयार होगा, और कोई तुम्हारे लिए जूता पहनाने को तैयार रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, टेक माय वर्ड, ये बात मेरी मां ने मुझसे कही थी, और वो दिन और आज का दिन मैं वेस्टीज के अलावा मैंने कभी मुड़ के कभी किसी को देखा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे नेटवर्क में पतझड़ आए नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में चैलेंजेस आए नहीं, लेकिन मालिक को कुछ और मंजूर था। उसने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। तो उसके 1 महीने बाद मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर कर गई। मेरे घर की अर्निंग मेंबर वही थी,
लेकिन उन्होंने एक्सपायर करने से पहले मुझे जो बातें कही वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने मरने से पहले मुझको बुलाया, क्योंकि वो 20 दिन कोमा के बाद उनको होश आया, और होश आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझी को बुलाया, और मैं वहीं पे था। मैंने कहा हाँ बोलिए, मैं तो यहीं पे हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के एक बात कही कि बेटा, मैं अब बचूंगी नहीं, मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जरा सोच के देखिए, ये वही इंसान है जिसको महज 1.5 साल पहले लोग कहते थे कि अब भाई इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है तो काम करके कैसे खाएंगे। लोग कहते थे कि जिंदगी में कुछ कर थोड़े पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अंधा तब भी था, अंधा आज भी हूं, और अंधा उस समय भी था। लेकिन एक मां का विश्वास, उसने मुझको एक बात कही कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ा। थोड़े दिन बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरे फैमिली को संभालने की कोशिश की, और मैं इसी बिजनेस के बदौलत, जो मेरी मां ने अपने 30 साल की नौकरी से नहीं किया था, उनका एक सपना था कि उनके पास एक 4 व्हीलर हो, मैंने अपने काम के 21वें महीने कार फंड की बदौलत फोर्ड की फिको टाइटेनियम टॉप मॉडल सिल्वर कलर की ली। उसके बाद आगे चलते हुए मैंने अपने परिवार को संभाला। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी सब बहनों की शादी हो चुकी है, मेरी हमसफर हैं, मेरी एक बेटी है, और अभी मैंने दूसरी गाड़ी भी ले रखी है। मेरे पिताजी भी इस संसार में अब नहीं हैं। वो सब एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़े चैलेंज हैं। आज के डेट में मैं क्राउन डायरेक्टर हूं, और इस सिस्टम पे विश्वास करके मैं लाखों रुपए महीने की आमदनी कर रहा हूं। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ मेरे निर्णय की वजह से और मेरे विश्वास की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क की वजह से अगर आपकी जिंदगी बदलती, तो हार्ड वर्क मजदूर भी करता है, उसकी भी जिंदगी बदल सकती थी। हार्ड वर्क एक रिक्शे वाला भी करता है, उसकी भी जिंदगी बदल सकती थी। परंतु उन सब की जिंदगी नहीं बदल पाई, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से जिंदगी नहीं बदलती। हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी एक सोच, आपका एक डिसीजन, ये सब कुछ मायने रखता है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और याद रखिएगा, आपको जो अच्छा लगता है अगर आप वही करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपकी जिंदगी को अच्छा नहीं बनाएगा। आपको क्या लगता है, मुझे प्लान देना, लोगों से मिलना, लोगों की ना सुनना, बार बार मीटिंग्स और सेमिनार्स में जाना, इन प्रोडक्ट्स को खरीद के लाना, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, शुरुआत में या आज बहुत अच्छा लगा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, आपको भी अच्छा नहीं लगता। फर्क इतना है, मैंने किया इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। आप में से जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी करेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। वेस्टीज के अंदर बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। आपकी अपलाइन के पास बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं। आप उनके साथ प्लग होकर रहिए। आप जब उनके साथ प्लग होकर रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप जरा सोच के देखिए, एक इंसान जिसको खुद दिखाई नहीं देता, जो खुद कार चला तो नहीं सकता, लेकिन एक 2 गाड़ियों का मालिक है। एक इंसान, क्या लगता है आपको कि जिसको दिखाई नहीं देता है वो विदेश में, फॉरेन की धरती पे, अब्रॉड में जाकर घूमने का निर्णय ले पाएगा? क्या उसके लिए इतना आसान है? लेकिन ये सब कुछ हो पाया तो वेस्टीज सिस्टम की वजह से। उस सिस्टम पे विश्वास कीजिए। अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आप सबकी भी जिंदगी बदल सकती है। और चूंकि समय की लिमिटेशंस है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा। बस इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आप विश्वास कीजिए, अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आप सबकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो
अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात को बस इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज करूंगा। आप सबके प्यार और मोहब्बतों के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ओवर टू यू तेजेंद्र सर। शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। आज मैंने भी आज आपको रियली में मैंने आज रूबरू आपसे पहली बार हुआ, आपकी स्टोरी मैंने पहली बार, और आज इतना मतलब मैं भावुक हुआ आपकी बातों को सुनकर, और कितनी विकट परिस्थिति में आपने इस बिजनेस को किया और डिसीजन लिया और करते रहे, और आज यहाँ तक इतने बड़े मुकाम तक आप पहुंचे। आज बहुत प्रेरणा मिली है मुझे ही नहीं, मेरे सामने बैठे बहुत सारे साथी हैं जिनको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। तो सबसे पहले तो इरशाद भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे आपका थैंक्स बोलूं। आपने टाइम निकाला और इतने सारे लोगों को आज आपने प्रेरणा दी। सो सर, बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत और मुझको ये अवसर देने के लिए। इरशाद भाई, मेरे एक साथी अभी पूछ रहे थे और मेरे पास उनका मैसेज आया था, स्टार डायरेक्टर हैं गणेश जी। उनका सवाल आपसे ये था कि सर, आपको इतना मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि इतनी विकट परिस्थिति में भी आपने 2 बार आपका एक्सीडेंट भी हो गया और आने जाने में भी प्रॉब्लम रही, तो कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि आपने इतने कम समय में इतना बेहतर बिजनेस डेवलप किया और अपने आप को प्रूव कर दिया? देखिए गणेश जी, अगर आप चोट लगने की बात करते हैं तो 2 बार मैं बाइक से लड़ गया, 1 बार मैं ट्रक से लड़ गया, 1 बार मैं 6 फीट गहरे सीवर के गड्ढे में गिर गया। ये सब मैटर नहीं करता है। आपने कहा मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं कभी दूसरों से प्रेरित नहीं होता। जिसको आप मोटिवेशन वर्ड कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपको मोटिवेशन कौन देता है? क्या कभी आपने समझा है ये मोटिवेशन है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन ये 2 शब्दों का जो है समागम है। पहला शब्द है मोटिव और दूसरा शब्द है एक्शन। मोटिव प्लस एक्शन। तो अगर मोटिव का मतलब है आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका जो ड्रीम है वो, तो अगर आपके पास मोटिव है जिंदा रहने का, अगर आपके पास पर्पस है जिंदा रहने का और आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, तो आपका मोटिव ही आपको एक्शन में रखेगा और आपको मोटिवेट रखेगा। लेकिन जब जब आप बाहरी कारणों के लिए मोटिवेट होंगे तो हम आपको मोटिवेट करेंगे। कोई जाएगा, उसमें एक कांटा चुभोएगा, हवा निकल जाएगी, फुस, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ना मुझे किसी ने मोटिवेट किया और ना आज तक कोई मुझको डिमोटिवेट कर पाता है। मैं ना किसी से मोटिवेट होता हूं और ना ही मैं किसी से डिमोटिवेट होता हूं। जब मुझे कोई मोटिवेट कर पाता नहीं तो कोई ताकत नहीं जो मुझे कोई डिमोटिवेट कर दे। उम्मीद है गणेश भाई आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। मोटिव प्लस एक्शन इज इक्वल टू मोटिवेशन। क्या बात है सर, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत आपका बहुत जबरदस्त आंसर है इरशाद भाई। मुझे वो दिन याद आ रहा है सर, अभी आपने एक चीज बोली थी कि जो लोगों को दिखता है मुझे उससे आगे का दिखता है। लोग सोचते हैं कि इरशाद भाई को दिखता नहीं, बट मुझे वो भी दिखता है जो लोगों को नहीं दिखता। बिल्कुल सर। और आपने और हमने साथ साथ एक हेल्थ वर्कशॉप किया था लखनऊ के अंदर, एक मतलब 2 दिन वाला जो हमारा VWS जी, उसके अंदर हम सब लोग थे, हम सब लोगों ने भी नोट्स बनाए थे और वो टोटली इंग्लिश में ट्रेनिंग थी। उसके बावजूद भी हम लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। और सर आपने, मैं उस दिन आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ कि आपने वहां पे प्राइज आपने लिया था वहां पे, और मेरे ख्याल से 2 प्राइज आपने लिए थे वहां पे। जी सर, जी सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड था तो 2 प्राइज आपके थे, बाकी में सब लोग थे। जी सर। तो सर मेरे साथ एक सवाल आ रहा है, जैसे आप ही के इससे जो आपने बोला कि जो
दूसरों को दिखाई नहीं देता, मुझे वो भी दिखाई देता है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस को एज ए करियर कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ है अपने साथ जो एडॉप्ट कर चुके हैं इसको एज ए करियर, लेकिन उन्हें बहुत सारे लोग भ्रमित भी करते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर, आपको आपके नजरिए से आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है? लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बिजनेस उनको कहाँ तक ले जा सकता है? तेजिंदर भाई, देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इस इंडस्ट्री को अगर आप इंडस्ट्री की नजर से देखेंगे तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। जो लोग घबरा रहे हैं, जो लोग मतलब ऊहापोह की स्थिति में हैं, वो एक्चुअल में इसको अभी तक इंडस्ट्री के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं जी। वो इसको आज भी कोई टिकड़म, कोई गणित और कोई जो है मैजिक समझ रहे हैं। उनको लगता है बस आईडी लगा लेंगे कहीं और मुझको रातों रात पैसा आ जाएगा। और यकीन मानिए ऐसे ही लोग कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस अपलाइन के नीचे, कभी उस अपलाइन के नीचे भागते हैं और वो जिंदगी भर भागते ही रह जाते हैं। जिस दिन आप इसको एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में लेंगे, आप ऐसे समझिए कि वक्त ने इंडस्ट्री को निखारा। एक समय टेलीकॉम इंडस्ट्री आई, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दिमाग खराब है, 15 पैसे में पोस्टकार्ड, 25 पैसे में अंतरदेशी और 50 पैसे में लिफाफा। अरे मेरठ की पूरी खबर बंबई चली जाएगी 50 पैसा में, गोरखपुर की पूरी खबर चली जाएगी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता 50 पैसे में। दिमाग खराब है, लोग लाइन लगा के बात करेंगे। लेकिन टेलीफोन इंडस्ट्री ने, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने झंडा गाड़ा कि नहीं गाड़ा? गाड़ा। और जिन लोगों ने समय रहते टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझा था, वो आज सब के सब अरबपति खरबपति हैं कि नहीं? लेकिन जो वही बड़े बुद्धिमान लोग थे जिनको लगता था कि 15 पैसे का पोस्टकार्ड, 25 पैसे का अंतरदेशी और 50 पैसे का लिफाफा, वो आज एक के पति नहीं बन के रह पा रहे हैं सही से। ठीक है, उसी तरीके से आया कंप्यूटर इंडस्ट्री। तब भी लोगों ने ऐसे ही कहा था, सड़क जाम, चक्का जाम, ये जाम, वो जाम। और लोगों ने कहा था बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेकारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जरा सोच के देखिए, जिस बैंक में कंप्यूटर ना हो, इंटरनेट ना हो, आप उस बैंक में खाता खोलना पसंद करेंगे? नो, नहीं करेंगे। आप जरा सोच के देखिए, अगर इंटरनेट कट जाए तो रेल डिपार्टमेंट का क्या होगा? आप जरा सोच के देखिए, अगर इंटरनेट कट जाए, अगर कंप्यूटर नहीं होता, तो क्या आज और हम एक दूसरे से इस कोविड कोरोना काल में रूबरू हो पाते? नो। जिसने उस इंडस्ट्री को समझा था उस समय, आप हिंदुस्तान का नाम देख लीजिए, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, सब के सब अरबपति खरबपति हैं। लेकिन उस समय जो बड़े बुद्धिमान थे, मैं फिर वही कहूंगा, वो आज एक के पति नहीं सही से बन पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बहुत शानदार इंडस्ट्री है। आप जरा सोच के देखिए कि सन 2025 में ये 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने वाली है। और 64,500 करोड़ रुपए में अकेले 60% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर 36,000 करोड़ रुपए में से अगर आप 0.001% की भी हिस्सेदारी बना लेंगे ना, तो आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे।
और जो आज भी इसमें बिल्कुल। कील कांटा खो रहे हैं ना, वो 10 साल बाद आप विश्वास कीजिए, एक के पति भी ढंग से नहीं बन पाएंगे। वो कहेंगे चल हट हट, हम दूसरे को देख रहे हैं, तेरे बस का नहीं है। आप सही यकीन सर, आपने मानिए, बहुत वो कहेगी। जी तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल बहुत सर। शानदार इंडस्ट्री है। जरूरत है आपको इस इंडस्ट्री को समझने की, इंडस्ट्री के रूप में अपने आप को समझने की, एक एंट्रप्रेन्योर के रूप में अपने आप को डेवलप करने की, एक लीडर के रूप में। आपकी जिंदगी में उछाल आएगा, आपकी जिंदगी में चमक आ जाएगी और आपकी जिंदगी एक उदाहरण बन के सामने प्रस्तुत करेगी। आपकी एक निर्णय से आप हजारों लोगों की जिंदगी को बनाने में मदद करेंगे, लेकिन आपके एक गलत निर्णय से आप हजारों लोगों की जिंदगी को आबाद होने से रोक देंगे। ये दोनों फैसला आपके हाथ में है, करना आपको है। मेरा बिल्कुल विश्वास सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला इरशाद भाई। खुद के हाथ में है, जब तक हमारा खुद का डिसीजन और खुद का एक्शन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सही कहा आपने। इरशाद भाई, बस मुझे पता है आपकी नेक्स्ट मीटिंग चालू होने वाली है, बट मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। मेरी टीम में एक फीमेल्स हैं, डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि सर अकेले ही काम करती हैं या मैम भी सपोर्ट में साथ रहती है? थोड़ा सा बताइए, मैम आपसे पूछना चाह रही है सर इस बारे में। अब मैम, मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपको क्या लगता है फील्ड में जाके काम करना ही एक सपोर्ट है क्या? खाना बना के दे रही वो सपोर्ट नहीं है क्या? आपके जूम का लिंक कलेक्ट करके हमको दे रही वो सपोर्ट नहीं है क्या? बिल्कुल। आए, मेरे बच्चे को खिला पिला रही वो सपोर्ट नहीं है क्या? तो बगैर सपोर्ट के एक परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता, बगैर सपोर्ट के एक देश कभी आगे नहीं बढ़ता। तो मैं ये कतई नहीं कह सकता कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरी वाइफ मुझको सपोर्ट नहीं करते। शी इज वेरी सपोर्टिव, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, नो डाउट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ जूम के ऊपर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं सर, आपको सब शुक्रिया बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम आज का जो सेशन अटेंड किया, इस सेशन को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चूंकि टाइम का कमी है तेजेंद्र भाई, मैं तो 3 घंटे का अपना वर्कशॉप करता हूँ, सेमिनार करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी बातें खुल के करने का मौका मिलता है। अब चूंकि टाइम भी लिमिट है और 7:15 बजे मुझे किसी और को टाइम देना है, तो जी भाई जी जी। मैं शॉर्ट में अपनी सारी स्टोरी प्रेजेंट कर पाया हूँ, और इसलिए मैंने आपके सवाल के लिए थोड़ा समय आपको दे दिया था। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है आपका सेकंड सेशन है, पहले हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी फिजिकल मीटिंगें शुरू हो रही है। इन फ्यूचर मैं आपसे मैं 2-3 इवेंट में आपसे जरूर लूंगा। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मुझे बिल्कुल सर, लखनऊ बिल्कुल, हम आपका, आपके मेरठ लिए में तैयार आपका हैं। इवेंट कराना है, दिल्ली में कराना है सर, मुजफ्फरनगर में कराना है। मतलब आज इतने प्रभावित हूँ सर आपको सुनकर, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है सर। मैं इतने बाद में थैंक यू लास्ट सर, में थैंक यू। थैंक यू ही बोल सकता हूँ सर। फिलहाल मेरे लिए इतना ही है सर, आपने थैंक यू समय सर निकाला तेजेंद्र भाई, इसके लिए थैंक आपका यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, मोस्ट वेलकम सर। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आज का बहुत अच्छा सेशन रहा दोस्तों। इरशाद भाई ने अपने बारे में बताया, हम सब लोगों ने इरशाद भाई के बारे में सुना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे चैलेंज बड़े हैं, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, मैं पता नहीं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन इरशाद भाई ने एक चीज बताई थी कि दूसरे को देखकर मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दूसरे को, जिस बंदे को भी आप सफल मानते हो, देखना ये है कि उसने उस सफलता तक जाने के लिए क्या किया है। बस आपको उसी चीज को फोकस करना है और वहां तक पहुंच जाना है। तो दोस्त, जरूर चाहूंगा बट दिल खोलकर जितने लोग मैं देख रहा हूँ, जोरदार ताली बजनी चाहिए इरशाद भाई के लिए। क्या बात है यार, गुड। अब लास्ट में मैं आपसे आज एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को आपको करना है। अभी तकरीबन 7, 7:15 बजे हुए हैं, मुझे पता है। इसके बाद आप डिनर करने वाले हैं, उसके बाद आप कुछ लोगों को टेलीफोन कॉलिंग करने वाले हैं, कई सारे लोगों की अभी मीटिंगें होने